आज हम लोग यहाँ पर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको कि आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला चीज हो गया कि इंडिया NAM यानी नन अलाइन मूवमेंट यानी नन अलाइनमेंट, यानी गुट निरपेक्षता का पालन करते आ रहा है। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? इंडिया किसी के मतलब गुट में शामिल नहीं होना चाहता है। दूसरा होता है कि इंडिया जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट यानी अपना जो राष्ट्र का जो हमारा इंटरेस्ट है, राष्ट्र की जो बात है, तो सबसे पहले हमारे पास नेशनल यानी हम राष्ट्र को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा जो भी डिसीजन लिया जाएगा। तीसरा सोवरेन नेशन है, तो हम किसी के और के डिसीजन या कोई हम पे रोक लगाएगा या फिर कोई भी डिसीजन लेता है तो किसी और के डिसीजन को हम लोग पालन नहीं करेंगे। तो बिल्कुल हम लोग संप्रभु हैं और इसका हम लोग अटूट रूप से पालन करेंगे। चौथा हो गया कि हम लोग किसी का इंटरनल मैटर में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। किसी देश का अपना अगर इंटरनल यानी आंतरिक कुछ समस्या है तो उसको लेकर उस मैटर में इंडिया जो है कुछ नहीं बोलेगा। और जो पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि इंडिया जो है अपना नेबरिंग कंट्री के साथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छा संबंध रखेगा। बेसिकली अगर देखेंगे तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है यही मुख्य रूप से 5 बिंदु पे काम करता है। सबसे पहला हम लोग देखें कि इंडिया किसी गुट में शामिल नहीं होगा। दूसरा, इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखेगा, पहले अपना देश देखेगा, उसके बाद में कुछ और देखेगा। तीसरा देखें तो इंडिया एक सोवरेन है यानी संप्रभु राष्ट्र है, तो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसका मतलब है कि वो किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लेगा, यानी किसी के दबाव में वो नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे इंडिया को वोटिंग देने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन इंडिया वहां पर अपने आप को अलग रखता है, किसी और के पक्ष में नहीं होता। ये इंडिया का सॉवरेनिटी है, इसका अपना संप्रभुता है जिसका अपना ये पालन करता है। चौथा हो गया इंटरनल मैटर, किसी अदर कंट्रीज की बात किया जा रहा है, किसी विदेश का कोई मतलब कोई देश है उसका अंदरूनी मामले में इंडिया हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पांचवा है इंडिया अपना जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा संबंध रखेगा। अच्छा संबंध का मतलब हो जाता है हर तरह से, चाहे ट्रेड हो, फाइनेंशियली हो, या फिर कल्चर डेवलपमेंट हो, कल्चरल एक दूसरे से रिलेशंस हो, या फिर लोगों का आना जाना हो। तो इन सब चीज़ों में अपने पड़ोसी देशों के साथ इंडिया हमेशा अच्छा संबंध रखने की कोशिश करता है। तो ये हो गया इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का मूलभूत तत्व। हम लोग आगे देखते हैं भारत का विदेश नीति। गुट निरपेक्ष नीति का पालन करते हैं। अभी रिसेंट देखा गया यूक्रेन युद्ध को लेकर कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत जो है गुट निरपेक्षता का जो अपना संस्करण है इसका अपना उसको परिभाषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच में जो पोलराइजेशन चल रहा था, ध्रुव मतलब एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और यानी USA प्लस यूरोपियन यूनियन यानी EU, और इधर सेकंड साइड में रसिया। तो एक तरह से इंडिया इस तरह के पोलराइजेशन के अगेंस्ट में है। तो जिस तरह से देख रहे थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच में जो बढ़ते ध्रुवीकरण और रूस के संदर्भ में संतुलन बनाने की मांग किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मानवाधिकार आयोग और अन्य ऐसे बहुत सारे मंच मिला जहां पर 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव इंडिया को बोला गया कि जो मानवीय संकट को लेकर रूस को निंदा करने के लिए मांग की गई थी। ऐसे में भारत इन सारे मामलों से अपने आप को दूर रहने का विकल्प चुना।
ठीक है। भारत विदेश नीति का दावा करता है, भारत का जो नीति है वो राष्ट्रीय हितों पर निर्धारित है। सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया अपनी पहली बात करेगा, उसके बाद में उन लोगों की बात करेगा। भले ही देशों ने भारत से पक्ष लेने की उम्मीद रखा हो, लेकिन भारत अपनी नीतियों का पालन करता है जो अपने देश की अपेक्षाओं को पूरा करता है। और जो विदेशी हैं, जो फिर दूसरे लोग जो, उन देशों को अपेक्षाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। अगला देखें तो मुफ्त जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, व्यापार मुक्त मुक्त व्यापार समझौता जो है उसको अपनाया गया है। कई वर्षों के अंतराल के बाद में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है, BITS, उसको रद्द करके और 15 साल की जो एशियाई क्षेत्रीय व्यापारी आर्थिक भागीदारी है, RCEP, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इससे हटने के बाद में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा करने के बाद वर्ष 2022 में भारत फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हो गया। इसके पहले भारत अपने आप को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग किया था। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसमें शामिल हुआ। हालांकि बाद में इसने अपने व्यापारिक वार्ता से यानी ट्रेड वगैरह से अपने आप को अलग रखने का इंडिया का एक फैसला लिया। हम लोग देखें कि अब इंडिया के एक और चीज जो होता है वो है पड़ोसियों के साथ संबंध। श्रीलंका के साथ देखें तो भारत अपना विदेश नीति के तहत श्रीलंका का जो पतन है, पतन के दौरान उसको आर्थिक सहायता, श्रीलंका को आर्थिक सहायता मदद की। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की बात करें तो भारत की विदेश नीति में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ में क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा समझौता के द्वारा इस सब को चिन्हित किया गया है, जिससे कि दक्षिण एशियाई में ऊर्जा ग्रिड का विकास संभव हो सके। मध्य एशियाई देश की बात करें तो कनेक्टिविटी को लेकर भारत जो है मध्य एशियाई देशों के साथ में संबंध जोड़ने की बात किया गया है और संबंध मजबूत किया है। भारत ने बहुप्रतीक्षित तुर्कमेनिस्तान तापी परियोजना, आप लोग पढ़े होंगे, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तो तापी परियोजना, पाइपलाइन परियोजना, उसको फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास जो है शुरू किया गया है। भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के बेहतरीन इस्तेमाल पर भी चर्चा किया। ईरान में चाहबार बंदरगाह को शुरू करने के लिए भी कदम उठाए, जो कि मध्य एशियाई देशों के लिए समुद्र तक सुरक्षित और आबाद रूप से आवागमन का साधन मुहैया कराएगा। इसके अलावा म्यांमार की बात करें तो सरकार अफगानिस्तान के तालिबान और म्यांमार में जो जुंटा है, ये सब जैसे जो दमनकारी शासन है, इसके लिए बातचीत के रास्ते खुले रखे। काबुल में भी तकनीकी मिशन शुरू किया और सीमा सहयोग पर भी चर्चा करने के लिए विदेश सचिव को म्यांमार भेजा। इससे पहले दिसंबर 2022 में म्यांमार में हिंसा को समाप्त करने और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वोटिंग में भारत भाग नहीं लिया था। अब हम लोग भारत की विदेश नीति का हम लोग चुनौती भी देख लेते हैं। तो भारत की विदेश नीति की चुनौती देखें तो पाकिस्तान चीन सामरिक गठजोड़। आज भारत का सबसे बड़ा समस्या है वो है कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ जुड़ रहा है। तो पाकिस्तान चाइना अगर सामरिक गठजोड़ करता है तो जो डिस्प्यूटेड है, इंडिया का जो विवाद है, वो अधिकांशतः पाकिस्तान और चाइना के साथ ही है। तो ऐसे में भारत को सामरिक सुरक्षा कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। वास्तविक जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर यथास्थिति को बदलने के लिए 2020 से ही चीन का जो नीति है वो काफी आक्रामक रहा है। इससे क्या हुआ कि भारत और चीन का संबंध जो है वो लगातार खराब होता रहा है। चीन का विस्तारवादी जो नीति है उसको लेकर भी ये बहुत, मतलब भारत की विदेश नीति जो है उसके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती आ जाता है। दक्षिण एशिया हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के वर्चस्व दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का जो वर्चस्व है उसको संतुलित करने के लिए भारत जो है ये हमेशा इस चीज को मुद्दा उठाते रहा है। इसके अलावा जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो BRI था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके तहत पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको विकसित कर रहा था। हालांकि बाद में इसमें कश्मीर से चूंकि पार कर रहा था तो इंडिया इस पर आपत्ति जताया था। उसके बावजूद भी चीन नेपाल आर्थिक गलियारा जो है, चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा, सब निर्माण हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए खतरा है। उसके अलावा बड़ी शक्ति के संबंधों में अगर बात करें तो भारत की रणनीतिक स्वायत्त भारत को किसी भी सैन्य संगठन या रणनीतिक साझेदारी में शामिल होने से रोकती है। परंपरागत रूप से देखिए तो पश्चिम ने
भारत को सोवियत संघ या रूस के नजदीक माना है। मतलब परंपरागत रूप से अगर हम लोग देखें तो पश्चिम के देशों ने भारत को ऐसा उन लोग ट्रीट किया कि भारत जो है सोवियत संघ के साथ इसका अच्छा संबंध है। अब इस धारणा को भारत जो है एससीओ, ब्रिक्स और जो रूस, भारत, चीन, ये सब फोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने से इसको और मजबूती मिली है। भारत को हरदयमी चीन को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान चीन हाइब्रिड खतरों से भी कई तरह की समस्याएं दुविधा उत्पन्न हुआ है, जिसके लेकर भारत प्रशांत क्षेत्र में बाह्य संतुलन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा क्वाड का गठन किया गया। क्वाड जो कि अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और इंडोनेशिया के साथ मूलभूत समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले क्वाड में भारत की भागीदारी को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। शरणार्थी संकट की बात करते हैं, हम लोग रिफ्यूजी की बात करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। यहाँ पे मानवाधिकार के संरक्षण और राष्ट्रीय हित में संतुलन बनाने की जरूरत है। जैसे कि रोहिंग्या संकट जो है, इस मुद्दे पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। भारत का क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को निर्धारित करने में मानवाधिकारों के मुद्दे पर कई कार्रवाई करना महत्वपूर्ण होगा। हम लोग उसके वे फॉरवर्ड बात करते हैं तो भारत को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, ताकि विकास का लाभ देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक मंच पे भारत की आवाज सुनी जाए और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, डिजैमामेंट यानी निरस्त्रीकरण, वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार जैसे कई ऐसे ग्लोबल मुद्दे हैं जिस पर भारत विश्व जनमत को प्रभावित करने में सक्षम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि सिद्धांतों और नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारी होगी। भारत को एक बड़े पैमाने पर दुनिया में अपने साथ नैतिक नेतृत्व को फिर से प्राप्त करने हेतु एक नैतिक अनुनय के साथ सामूहिक विकास की ओर बढ़ना चाहिए। भारत की विदेश नीति बदलती परिस्थितियों के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए सक्रिय, लचीली और व्यवहारिक होनी चाहिए। तो भारत का जो विदेश नीति है वो हम लोग मुख्य रूप से देखें कि ये 5 बिंदु पे हम लोग काम करते हैं।